हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 9 बुक नंबर 7 और सेकंड। लास्ट क्लास में हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के विषय में बताया था और साथ में हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के विषय में भी हमने बताया था। एक बार हम इसको रिवाइज करा देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर करते हैं तो हमको केमिकल रिएक्शन इसमें मिलती है, और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 कराएंगे तो उस समय हम ये केमिकल रिएक्शन आपको कराएंगे। और इसमें एक रेडॉक्स वाला चैप्टर है हमारे पास में, उसमें सारी केमिकल रिएक्शन है। एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको वहाँ पर कराऊंगा किस प्रकार से रिएक्शन होती है, रिएक्शन कैसे की जाती है, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये सारी बातें मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन में कराऊंगा। अब उसने यहाँ भी आपको केमिकल रिएक्शन दे दी है ये, ठीक है। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है अभी समझाना है आपके लिए मेरे लिए इम्पॉसिबल है आप लोगों को। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। अब यहाँ केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए एक बेसिक पॉइंट से मेरे को आना पड़ेगा। अब बेसिक पॉइंट से आऊँगा तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला। हाँ, ये ठीक है कि रिएक्शन है, तो उसी समय हम इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिलहाल मैं दोबारा केमिकल प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर की। एम्फोटेरिक नेचर मतलब ऐसा होता है जो हमारे पास में एसिड और बेस दोनों की जैसे कार्य बिहेव करे, ठीक है। इट इज हैज द एबिलिटी टू एक्ट इन एसिड एज वेल एज बेस, मतलब जो एसिड के जैसे भी काम करे और जो बेस के साथ भी काम करे वो कहलाता है एम्फोटेरिक। यदि मान लो कोई कंपाउंड है, समझने की कोशिश करना, यदि मान लो कोई कंपाउंड है, सपोज दैट कोई कंपाउंड है, वो सिर्फ बेस के जैसा ही काम करे, या कहें कि बेस के साथ ही रिएक्ट करे और एसिड के साथ रिएक्ट ना करे, तो वो एम्फोटेरिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। या कोई कंपाउंड सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ ना करे, तो भी वो एम्फोटेरिक नहीं कहलाएगा। एम्फोटेरिक मतलब क्या होगा? क्या होगा एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि वो एसिड और बेस दोनों को जैसे काम करना चाहिए, तो वो एम्फोटेरिक कहलाता है। तो ऐसा कंपाउंड कौन सा है? होने के लिए तो बहुत है, लेकिन हम फिलहाल वाटर की बात कर रहे हैं। तो वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक आपके पास में एम्फोटेरिक के नेचर में आता है। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। अब देखो जरा नीचे देखो, इस वाले एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, बेस से NH3 माना जाता है अमोनिया, बेस क्या माना जाता है? बेस। तो इसने किससे रिएक्ट की? बेस के साथ रिएक्ट कर लिया, किसने? H2O ने। ध्यान से देखना, ये बेस माना जाता है, NH3 को बेस बोलते हैं। लुईस बेस कहलाता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। अब ये भी आगे हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो H2O ने किसके साथ रिएक्शन की? H2O ने रिएक्शन कर ली हमारे पास में NH3 के साथ में। ये आपका बेस है, ये क्या है? बेस है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पास में क्या है? यहाँ पास में बेस है। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? ये यहाँ पास में बेस, NH3 क्या है? यहाँ पास में बेस है। अब समझने की कोशिश करना। अब हम यदि बात करें नीचे वाले H2O की, देखो ये वाला H2O है। अब ये वाला जो H2O है, ये वाला H2O, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एसिड लिखा हुआ है ना। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? एसिड लिखा हुआ है। इस वाले H2O के नीचे क्या लिखा हुआ है? बेस लिखा हुआ है। जब हमने H2O की रिएक्शन H2O से कराई तो उसमें से एक H2O एसिड का काम करेगा, एक H2O बेस का काम करेगा। बात समझ में आ रही? यदि यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन हो तो स्वाभाविक ये एसिड होगा। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पास में ये जो पानी होता है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन चला गया और प्लस चार्ज के रूप में यहाँ पर आया, तो ये हम कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। अब ये केमिकल रिएक्शन में मैं समझाऊंगा, अभी पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों आप लोगों को समझाना, ठीक है। तो ये रिएक्शन लास्ट टाइम हो गया था। अब देखो मैंने आपसे कहा था आगे आने वाली यूनिट में रेडॉक्स रिएक्शन समझाऊंगा। तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में आपके पास में इन्वॉल्विंग वाटर, कि वाटर हमारे पास में कैसे काम करता है। वाटर कैन बी इजीली रिड्यूस टू हाइड्रोजन। अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिड्यूस मतलब होता है निकल जाना, रिमूव हो जाना। तो हमारे पास में वाटर कैन बी इजीली रिमूव, मतलब वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, आसानी से H+ को रिमूव कर देता है बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है तो वहाँ से ये रिमूव हो जाता है। इसको ही मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और अभी भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, इसको दिमाग में माइंड में लेके हुए आपको चलना है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर हमने H2O से रिएक्शन, जब भी बेटा प्यारे बच्चों आप H2O की रिएक्शन आप
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ करोगे, सोडियम से मतलब नहीं है, मैग्नीशियम के साथ करोगे, आप कैल्शियम के साथ करोगे, तो वो पानी जो होता है या वहाँ से H+ अलग हो जाता है। तो यहाँ से H अलग हुआ तो बचा आपका OH। भाई ये किससे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है यहाँ पास में, एक तो H से मिलके बना हुआ है, एक H से मिलकर बना है, याद करो H को पॉजिटिव चार्ज में आपको पढ़ाया था, फार्मूले सिखाया था। तो और साथ में किससे मिलकर बना है, साथ में ये मिलकर बना हुआ है आपके पास में OH से। किससे मिलकर बना है, OH से मिलकर बना है। और हम जानते हैं OH के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, माइनस। तो अब यहाँ से जब H+ चला जाएगा तो हमारे पास में बचेगा OH-, और यहाँ से बचा Na, तो हमारे पास में हो गया NaOH + H2। ठीक है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दज इस प्रकार से इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाई हाइड्रोजन। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू, अब देखो प्यारे बच्चों, वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, O2 में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में CO2 है, यहाँ पर हमारे पास में CO2 है, तो हमारे पास में जो CO2 है, सॉरी हमारे पास यहाँ पर जो CO2 है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो C है, जो कार्बन है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो बना लेता है हमारे पास में C6H12O6 बना लेता है ना। और बाकी एक जो ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो मिलकर हमारे पास में क्या बना लेता है, H2 बना लेता है, और कुछ बचे हुए ऑक्सीजन हमारे पास में बाहर निकल जाते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, क्या होगा, रिएक्शन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये रिएक्शन याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर विद फ्लोरीन आल्सो इट इज ऑक्सीडाइज टू O2। अब हमारे पास में फ्लोरीन भी यही काम करता है। देखो फ्लोरीन हमारे पास में जब H2O से रिएक्ट करता है तो यहाँ से H+ अलग कर देता है, F- अलग हो जाता है, और O2। अब ये H+ F- का क्या लोचा है यहाँ पर बेटा उसने HF बनाया है। क्या बनाया है, HF। कंप्लीट रिएक्शन ये आपको नहीं दी हुई है, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं दी हुई है, लेकिन उसने ये बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तीसरा आता है यहाँ पास में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या है ना प्यारे बच्चों, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन टेंडेंसी, इट डिजोल्व मेनी आयोनिक कंपाउंड। हाउएवर इस प्रकार सर्टेन कोवैलेंट एंड सम आयोनिक कंपाउंड आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। तो हमारे पास में इसकी ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन आपको याद रख लेना है। जब भी P4O10 जब भी P4O10 रिएक्ट करेगा किसके साथ में, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा H3PO4। क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। उसी प्रकार से SiCl4 जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, तो क्या बनेगा, SiO2 HCl हमारे पास में निकल जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास में ये केमिकल रिएक्शन थी, ये मैं आपको कल भी बता दिया था, पता नहीं क्यों आज भी मैं आपको दोबारा बता दिया हूँ। शायद मैंने सोचा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में तो आज भी नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी याद रखने में, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार से सेम रिएक्शन ये है, N3- की रिएक्शन H2O से करते हैं तो हमारे पास में NH3 बनता है, O- निकल जाता है। अब यहाँ से ये वही प्रोसेस आया कहाँ से कि हमारे पास में H2O किस में टूटता है, H2O टूटता है, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया ना, H2O किस में टूटता है, H2O टूटता है हमारे पास में, H2 टूटता है हमारे पास में H+ में और H- में, तो H+ यहाँ चला गया, तो N- ने H+ के साथ रिएक्ट किया तो NH3 बना। और मैंने आपको बताया था जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा NH3 बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास में क्या बना, NH3 बना, और OH- हमारे पास में यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर है। अब देखो हाइड्रेट फॉर्मेशन, अब यहाँ पर हाइड्रेट फॉर्मेशन आया है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास में अब देखो पूरा स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन मेनी सोल्ट कैन बी कैटलाइज्ड, वो क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है एज हाइड्रेट सोल्ट में। सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप वाइज वर्जा। तो जैसे पहला है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन वाटर, तो ये कोऑर्डिनेट वाटर बनता है। इस प्रकार से ये पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहलाता है, जिसमें एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर ये क्लास 12th में अभी नहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। इंटरस्टिशियल वाटर फॉर एग्जांपल
इंटरस्टिशियल वाटर मतलब समझ रहे हो नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, कुछ नमी होती है, तो जो नमी वाटर जो वाटर होता है उसी को इंटरस्टिशियल वाटर बोलते हैं। देन हमारे पास में आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मतलब जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ होता है, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ठीक है, इसमें हमारे पास में ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में इन CuSO4 इंटू क्या है 5H2 है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में 5H2 यहाँ पर। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहाँ पर ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ था। अब हम बात करते हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की। तो मैंने आपको बताया था जिसमें देखो हमारे पास में जो पानी है, पानी में बहुत से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं आपके पास में जो मेटल्स जो कि हमारे पास में बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होते, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसमें हमारे पास में दो इम्प्योरिटी आती है, एक आती है कैल्शियम, एक आती है हमारे पास में मैग्नीशियम। सोल्ट हमारे पास में उसमें डिजोल्व रहते हैं, किसमें, वाटर में। तो ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट डिजोल्व होते हैं हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। कौन सा वाटर बोलते हैं, हम उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। लेकिन हम जब कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकाल देते हैं, या हम कहें कि जिस पानी में, जिस वाटर में हम कैल्शियम मैग्नीशियम की प्रेजेंस मात्रा बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। समझ में आ रही है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा तो हमारे पास में रहेगा हार्ड वाटर। लेकिन यदि हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कर दें वाटर फ्री फ्रॉम वाटर, यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। इट गिव लेदर विद सोप इजीली। अब ये है यहाँ पूरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की यदि इम्प्योरिटी रहेगी तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर है, यदि इम्प्योरिटी नहीं रहेगी तो हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर है। ठीक, क्लियर है। और ये सोप वाला तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही था, या उसका स्ट्रक्चर होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। हार्ड वाटर फॉर्म प्रिसिपिटेट विद सोप। अब देखो जो हमारे पास में हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ यदि आप डालते हो तो प्रिसिपिटेट नहीं बनाता है। उसमें जो झाग होता है ना, झाग जो देखो हम देखते हैं, जैसे हमने निरमा लगाया, समुद्र सी वाटर जो होता है ना, सी वाटर में आप साबुन, यदि सी वाटर में आप कपड़ा धोने की कोशिश करोगे, उसके ऊपर साबुन लगाओगे तो उसमें झाग नहीं आएगा। लेकिन सॉफ्ट वाटर में यदि हम साबुन लगाते हैं तो उसमें झाग आता है ना। साबुन क्यों लगाते हैं हम, डिटर्जेंट क्यों डालते हैं, उसमें झाग आता है जिससे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब हार्ड वाटर होता है तो वो झाग नहीं आता है, या कहें कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से वो कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं। हमारे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं, है ना। तो ये है प्यारे बच्चों पूरी बात है। अब देखो जरा यहाँ पर सोप कंटेनिंग सोडियम, देन देखो ये यहाँ पास में ये फार्मूला होता है C17H35 COONA हमारे पास में, ठीक है। ये रिएक्ट करता है विद हार्ड वाटर टू प्रेसिपिटेट, और ये यहाँ पास में ये कैल्शियम मैग्नीशियम कर देता है, आउट कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होती है, और ये केमिकल रिएक्शन खूब आप 10th में क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इट इज देयरफॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री, it is harmful for boiler as well because of deposition of salt in the form of scale. This reduce the efficiency of the boiler। ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, अब है हम यहाँ पर आए हैं ये। अब हमारे पास में हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार की होती है। हार्डनेस वाटर में जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है हमारे पास में परमानेंट। अब टेम्परेरी की हार्डनेस की हम बात करते हैं। टेम्परेरी नाम समझ रहे हो ना आप, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए जो रहती है, या जिसको रिमूव किया जा सकता है, जो परमानेंट ना हो, है ना, टेम्परेरी है। अब देखो टेम्परेरी हार्डनेस का मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बरसात का इस समय दिन चल रहे हैं, तो बरसात के दिनों में हम बोलते हैं, हमारे घर वाले या डॉक्टर जो होते हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं कि इन दिनों में जो पानी है उसको बॉईल करके पीना चाहिए। यही देते हैं ना वो सजेशन कि इन दिनों में जो पानी होता है उसको बॉईल करके पीना चाहिए। बॉईल करके पानी को क्यों पीना चाहिए,
क्योंकि उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाती है, इसलिए हमको बॉईल करके पानी को पीना चाहिए इन दिनों में। तो जब पानी को हम बॉईल कर रहे हैं तो जो इम्प्योरिटी दूर हो रही है। आपने देखो, आप देखना जो पानी है इस समय, आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, आपके घर में जो प्रेजेंट पानी है उस पानी को आप गैस पे चढ़ा देना किसी बीकर में लेके, या आपके एक गंजी वगैरह पतीले में लेकर के आप गैस पे लगा देना। कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद आप देखोगे कि जो पानी है, एक तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी, दूसरा आप देखोगे कि जो गंजी के आइट साइड में है, समझ रहा है ना, जो आपका पतीला रहेगा गैस पे आप चढ़ाओगे तो ये जो गंजी है इसके आइट साइड में वाइट कलर का यहाँ पर कुछ चिपक जाता है, वाइट कलर का कुछ चिपक जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। जब पानी को पूरा खाली करोगे तो नीचे भी वाइट कलर का कुछ चिपका हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आप खाली करोगे तो वाइट कलर का कुछ साइड में चिपक जाता है। ये क्या है? ये इम्प्योरिटी है। ये इम्प्योरिटी है किसकी? कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी है। ये सोल्ट टाइप में बन जाता है। ठीक है, देखोगे आप बहुत ध्यान से, आज प्रैक्टिकल करके देखना। गंजी में पानी लेके उसको चढ़ा देना गैस पे, और आप जब देखोगे उसमें तो आप देखोगे वाइट कलर की इम्प्योरिटी आइट साइड हो गई है गंजी के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में इम्प्योरिटी को हम दूर, जो हमारे पास में जो इम्प्योरिटी होती है हम उसको दूर कर सकते हैं। किससे? बॉइलिंग से। तो यहाँ पर हमारे पास में बॉइलिंग का पहला आया कि हम पहले बॉइलिंग करके उसको दूर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कैसे, यहीं से देख लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। वही मैंने बताया था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रेजेंस के कारण होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, इट कैन बी रिमूव। अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं उसकी प्रोसेस है। पहले तो बॉइलिंग है, तो मैंने अभी बता दिया आपको, बॉइलिंग करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जब हमने इसको हीट दिया, देखो ये होता है इम्प्योरिटी वहाँ पर, जब हमने इसको हीट दिया तो यहाँ पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलग हुआ और CO2 बनता हुआ उड़ जाता है। तो ये मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो तो साइड में चिपक जाता है। उसी यदि कैल्शियम की इम्प्योरिटी होती है तो कैल्शियम इम्प्योरिटी हमारे पास में नीचे बढ़ जाती है, और पानी और CO2 निकलता है, CO2 तो हमारे पास में निकल जाता है। क्लियर है? दूसरा है यहाँ पास में क्रैक मेथड। क्या है? क्रैक्स मेथड दूसरा है। पहला बॉइलिंग मेथड है, इससे हम दूर कर लिया, दूसरा क्रैक मेथड है। अब यहाँ भी हमारे पास में इससे भी क्या होता है, हार्डनेस दूर की जाती है। बात समझ में आ रही है? अब ये कैसे हार्डनेस इससे दूर की जाती है, देखो इसमें भी हमारे पास में, इसमें कुछ, देखो प्यारे बच्चों, जब ये हम बात करते हैं रेगिस्तान जो होता है ना, मरुस्थल जो होता है, रेगिस्तान जहाँ रेत भी ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर ये हार्डनेस को दूर करने के लिए, इसमें हार्डनेस दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हमारे पास में जो इम्प्योरिटी है वो दूर हो जाती है। कि कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जम जाता है, जिनको अलग हो करता है, और वाटर अलग हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट नीचे जम जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नीचे जम जाता है, और वाटर हमारे पास में रिमूव हो जाता है। तो ये कहलाती है क्रैक्स मेथड। ठीक है, देन अब बात करते हैं परमानेंट हाइड्रेस। परमानेंट हाइड्रेस का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, आप उसको कितना ही हीट क्यों ना दो, जैसे आपका सी वाटर है, समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, आपका सी वाटर है, क्या आप उसको पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें हार्डनेस है, आपको बहुत बुरा लगता है, उसमें सोल्टी ज़्यादा होता है वो, है ना। तो जो हमारे पास में सी वाटर है उसमें जो हार्डनेस होती है वो परमानेंट होती है। आप उसको कितना ही बॉईल कर लो, बॉईल करो, क्या दूर होगा? नहीं। क्या आप सी वाटर को पी सकते हो? नहीं। यदि सी वाटर को पीना ही होता, या पी सकते थे हम सी वाटर को यदि, तो हम क्यों बोलते हैं पानी की इतनी कमी है हमारे यहाँ पर? समझ रहे हो ना, सी वाटर। अब हम बात करते हैं किसकी? परमानेंट हो गया ना। परमानेंट में हमारे पास में क्या होता है, चलो इसको और देख लेते हैं हम। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। अब ये हमारे पास में क्लोराइड और सल्फेट के रूप में रहते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम Cl2 रहेगा। अब ध्यान से देखना, अब दोनों में एक डिफरेंस भी है, देखना ध्यान से समझना। यदि हमारे पास में मैग्नीशियम Cl2 के साथ में है, या मैग्नीशियम SO2 के साथ में है, कैल्शियम SO2 के साथ में है, या Cl2 के साथ में है, तो वो परमानेंट माना जाएगा। और यहाँ पर क्या था, ध्यान से देखो जरा, यहाँ से देखो, ये बाइकार्बोनेट के रूप में था, बाइकार्बोनेट के साथ में था। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये के अब बाइकार्बोनेट के साथ में था, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये हम यहाँ से पढ़ो, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी फिल्टर्ड ऑफ। ओके ठीक है,
इसमें दिया हुआ नहीं दिया, यहाँ देखो, यहाँ यदि बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस है, समझो 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 प्यारे बच्चों, कुल मिला के इसको तो याद रखना है, किसको, कैल्शियम तो रहेगा ही, कैल्शियम तो रहेगा ही, मैग्नीशियम रहेगा ही, चाहे आपके पास में कोई सा हो वाटर, ये मैग्नीशियम रहेगा। अब यदि मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में यदि बाइकार्बोनेट है, ये देखो बाइकार्बोनेट यदि है, समझ रहे हो, ये दिख रहा है ना बाइकार्बोनेट, यदि बाइकार्बोनेट है तो हम बोलते हैं तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है। लेकिन यदि मैग्नीशियम के और कैल्शियम के साथ में Cl2 है या SO2 है, ये दिख रहा है ना आपको, या SO2 है, तो हम बोलेंगे वो परमानेंट हाइड्रेशन। ये है तो टेम्परेरी हार्डनेस है, HCO3 बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। यदि ये है इन दोनों के साथ में तो टेम्परेरी हार्डनेस है। लेकिन यदि इसी के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में यदि हमारे पास में Cl2 है या हमारे पास में SO4 है तो हम बोलेंगे ये परमानेंट हार्डनेस है। बात समझ में आ रही है? अब देखो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे दोनों में, ठीक है। अब देखो, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। ये देखो क्लोराइड एंड सल्फेट, ये है क्लोराइड, ये है सल्फेट, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग, और इसको हम बॉइलिंग करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी रिमूव बाय द फॉलोइंग मेथड। अब ये रिमूव करने के लिए कौन सी मेथड होगी? रिमूव करने के लिए पहला आता है यहाँ पास में ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा होता है ना जिससे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है ना। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड सल्फेट, मतलब ये है सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन इससे करवाते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट से कराते हैं, यहाँ एम लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे हो ना, एम मतलब है कैल्शियम, उसने बार बार नहीं लिखा, यहाँ या तो कैल्शियम लिख लो आप या आप में यहाँ पर मैग्नीशियम लिख लो, ये अब भी जो पढ़ते आए मैग्नीशियम लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, उसने सिर्फ एम लिख दिया, एम मतलब मेटल है ना। जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो हमारे पास में मीडियम कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट हट जाता है, नीचे जम जाता है और NaCl बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो मेटल बराबर एम बराबर लिखा हुआ है MgOCl, यहाँ आप MgCl लिख देना, कुछ भी लिख देना, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें आती है। तो ये है हमारे पास में पहली मेथड। दूसरी मेथड क्या है? केल्गोन्स मेथड है। इसमें क्या है कि सोडियम हेक्सा मेटाफास्फेट, ये है फार्मूला इसका, ठीक है। कमर्शियली कोल्ड काल्गोन इसको बोलते हैं, व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर। इसको याद रख लेना, इसको याद रखना कि इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? काल्गोन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एड टू हार्ड वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब क्या होता है इसके साथ, अब उसकी हम रिएक्शन देखेंगे, देखना प्यारे बच्चों। अब हमारे पास में आए ये, तो जब हम यहाँ पर इसके साथ की बात कर रहे थे, इसके साथ ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा? ये एक मिनट, ये हैंग हो गया है ना। अब अरे ये तो हैंग ही हो गया। अब देखो जरा, Na6P6O18, ये हमारे पास में किस में ब्रेक हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में, और आपके पास में मिलेगा, देखो N6 थे तो 2 Na अलग हो गया तो N4 बचे, P6 बचा और ये बचा। जब 2 Na अलग हुए तो यहाँ हमारे पास में माइनस चार्ज आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम मेटल लिख देते हैं। Na लिखा है तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं M+2। M+2 क्यों लिखा हमने? मतलब कोई मेटल है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है ना, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्योंकि M मतलब क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात हो रही है, इनको हमने डायरेक्ट M लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो M+2 मतलब इनके ऊपर 2 चार्ज होता है, इसलिए जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ में? इसके साथ रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन जाता है, क्लियर है। द कॉम्प्लेक्स anion कीप्स द मैग्नीशियम +2 एंड कैल्शियम +2 आयन इन सोल्यूबल। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये इम्प्योरिटी दूर हो जाती है। तीसरी मेथड क्या है? आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड जियोलाइट परम्यूटाइट प्रोसेस। हार्डनेस सोडियम illuminate silicate is zeolite permutate for the sake of simplicity. Sodium aluminum silica, ये है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिका, कैन बी रिटर्न एज एनएजेड व्हेन दिस इज एडेड इन हार्ड वाटर एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास में आयन एक्सचेंज, कुल मिला के ये एक आयन दूसरे आयन पे चला जाएगा। जैसे यहाँ से देखो Na के साथ Z है, Na के साथ हमारे पास में क्या है? Z है,
तो Ma+2 है। तो अब यहाँ पर Z किसके साथ था, Na के साथ, अब किसके साथ चला जाएगा, वो M के साथ चला जाएगा। देखो चला गया M के साथ, ये M के साथ Z गया, तो यहाँ आयन एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ M+ था तो यहाँ Na+ बचा, Na+। अब मतलब आप समझ रहे हो ना, मैग्नीशियम कैल्शियम यहाँ पर आप रख सकते हो। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाती है। सेम हमारे पास नीचे हो जाता है, जैसे हमने MZ2 लिखा तो यहाँ M अभी Z के साथ है तो यहाँ N के साथ चला गया, NZ हो गया। यहाँ NaCl था तो यहाँ MgCl हो गया। ये है हमारे पास में आयन एक्सचेंज मेथड। इससे भी हम काफ़ी हद तक इसको इसकी इम्प्योरिटी को दूर कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोसेस में सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड हमारे पास में है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो नाउ अ डे, आज के समय में हार्ड वाटर इज सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर इज softened by using synthetic cation exchanger. This method is more efficient than zeolite process. ये zeolite process से अच्छी मेथड है, ठीक है। cation exchange resin cation large organic molecular with SO3H group and are water insoluble. Ion exchange resin RSO3H is changed to RNA by treating with HCl। देखो अब ये इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि हटके हो, ये सारी वही बात आ रही है। कौन सी बात आ रही है, ये वाटर को हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आ रही है। हम बढ़ते हैं इसमें रिएक्शन की तरफ। ये यहाँ पास में रिएक्शन है, जब इसके रिएक्शन हम कराते हैं इसके साथ में तो ये कंप्लीट रिएक्शन। अब रिएक्शन बेटा हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है, ये याद रख लेना आप। द रेजिन कैन बी, अब इसमें से देखो कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लिख लेना। उसमें से क्या बोलते हैं, आपका जो MCQ वगैरह वाली जो बुक होती है ना, जैसे आपने ली होगी कोई रेफरेंस बुक, तो इसके ऊपर जितने बेस्ट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इसमें से निकाल लेना और बाकी आप छोटा छोटे वे में इसको आप पॉइंट्स बना के लिख लेना, ठीक है। ये ऐसा इसमें कुछ नहीं, हार्डनेस को तो कैसे दूर करते हैं वही है, तो वो डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया कि हार्डनेस कैसे दूर की जाती है, किसकी इम्प्योरिटी होती है। वही यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन आ गई। अभी ये रिएक्शन वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन कभी करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपस में OH- एक्सचेंज फॉर एनायन लाइक, जैसे ये इससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं एक्सेट्रा प्रेजेंस इन वाटर OH आयन द लिबरेटेड न्यूट्रलाइजेशन द H+ आयन। सो ये सारी बातें, ठीक है। द क्या है ये एक बार ये होगी आपके पास में यहाँ पर क्या हार्डनेस को दूर करने की प्रोसेस वगैरह आपको बता दिया गया है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, पॉइंट्स बना लेना, नोट्स बना लेना बढ़िया तरीके से आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये H2O2 इसका फार्मूला होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत अच्छे से देख लो आप, ये होता है इसका फार्मूला। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं, इसमें पेरोक्सी लिंक होती है बेटा। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से पेरोक्सी लिंक रखता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बंधा हुआ होता है, तो हम उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंक है उसमें। एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से बंधा हुआ होता है, अरे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन से बंधा हुआ होता है इसमें, तो ये होता है हाइड्रोजन। देखो ये ऐसा है, देखो ये ऑक्सीजन है, कहाँ यहीं बता देता हूँ, ये हमने लिखा O और इससे एक बॉन्ड है, बॉन्ड के बाद ये बॉन्ड भी बड़ा अजीब ही लगा है। ये है हमारे पास में, इससे लगा हुआ है हमारे पास में एक बॉन्ड है, ये हुआ एक बॉन्ड, इससे लगा हुआ हमारे पास में एक H है, ये हुआ H। अब इस ऑक्सीजन से लगा हुआ फिर दूसरा ऑक्सीजन है ये, और यहाँ इससे लगा हुआ है यहाँ पास में H, ये गड़बड़ हो गया, इससे लगा हुआ होता है H। तो ये होता है इसका इष्ट के, यदि हम देखें H2O को ऐसे लिख सकते हैं HOO और H। तो ये जो बॉन्ड है ना, O के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये है हमारे पास में पेरोक्सी बॉन्ड, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 फार्म हुआ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट केमिकल यूज इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल। तो हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका यूज देख रहे हैं, उसका यूज कहाँ पर है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब ये कैसे बनता है, ये जो बनता है अब हम देखने वाले हैं इसकी प्रिपरेशन को। अब हम यहाँ से इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। देखो ये प्रिपरेशन तो यार बहुत बड़ी है इसकी, तो ये हो जाएगा आज, कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
मुश्किल ही है, आज तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। अच्छा छोड़ो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसकी प्रिपरेशन हम कल देखेंगे, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन हम कल देखेंगे। वैसे तो इसकी बनाने की कई मेथड है, इसको प्रिपेयर करने की कई मेथड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कल हमको क्या देखना है, कौन सा पढ़ना है। अच्छा इसको तो अच्छा केमिकल रिएक्शन फिर आ गई इसमें, ठीक है कोई बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी जो बचा हुआ है इसकी प्रिपरेशन जो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ये हम कल देखेंगे। कल आने वाले लेक्चर में हम प्रिपरेशन देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।